अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं टकराव जीत का वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन सच टेलीविजन पर। और बड़ा ही मज़ेदार कल मैच, हमारे लिए तो कुछ ज़्यादा ही मज़े का रहा। वन साइडेड मैच था, और लेकिन हमें बहुत इसलिए खुशी लग रही है क्योंकि शायद जैसे जैसे टीम्स खेल रही हैं, लग यूँ रहा है कि पाकिस्तान के चांसेस ज़िंदा होते जा रहे हैं सेमीफाइनल की तरफ बढ़ने के। हमारे कैप्टन भी कह रहे हैं, हमारे बॉलर्स भी कह रहे हैं, और तमाम जो इस वक्त कमेंटेटर्स हैं, एक्सपेक्टेटर्स हैं, क्रिकेट के शायकीन हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किसी तरह से सेमीफाइनल में आ जाए। अच्छा, ये सिर्फ हम पाकिस्तानियों से जुड़ा नहीं है ये मामला, पूरी दुनिया में लोग ये चाह रहे हैं। माइकल वॉन को अगर आप देखें, उनके इंटरव्यूज़ को देखें या उनके पॉडकास्ट को देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दुनिया भर में जो क्रिकेट लवर्स हैं या क्रिकेट की समझ बूझ रखते हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान को इस वक्त सेमीफाइनल में जाना चाहिए, सेमीफाइनल का बड़ा अच्छा कलर आएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में आ जाता है, और लगता यूं है कि इंडिया टॉप पर होगी, तो फिर हो जाएगा बड़ा सख्त किस्म का मुकाबला जी। और फिर आ जाएगा पाकिस्तान एक बार दोबारा से हाँ ना की सिचुएशन में, और बड़ी सख्ती। फिलहाल तो हम ये देखते हैं कि अब दो मैचेस हैं। न्यूजीलैंड के साथ मैच है, न्यूजीलैंड रिसेंट मैच हारी साउथ अफ्रीका से वन साइडेड। न्यूजीलैंड भी लगातार मैच हार रही है जब से न्यूजीलैंड पर बुराई आई है, और उसके बाद से न्यूजीलैंड भी खड़ी नहीं हो पा रही। तो अब न्यूजीलैंड ने भी देखना है उसे क्या करना है। ऑब्वियसली वो सेफ साइड लगती थी, और लगता यूँ था कि पहले पहले पहुंचने वाली टीम हो जाएंगी सेमीफाइनल में, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। साउथ अफ्रीका टॉप पर 12 पॉइंट्स के साथ 7 मैचेस में। इंडिया ने 6 मैचेस में 12 पॉइंट्स लिए हैं। न्यूजीलैंड ने 6 मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया ने सॉरी, जो तीसरे नंबर पे, 6 मैचेस में 8 पॉइंट। न्यूजीलैंड ने 7 मैचेस में 8 पॉइंट। पाकिस्तान के 7 मैचेस में 6 पॉइंट। अफगानिस्तान 6 मैचेस में 6 पॉइंट। और श्रीलंका अब 6 मैचेस में 4 पॉइंट के साथ काफ़ी पीछे खड़ा है। अभी श्रीलंका और इंडिया का मैच है। वो लगता तो यूं ही है कि इंडिया इतनी आसानी से मैच जाने तो नहीं देगा, क्योंकि इस वक्त इंडिया को कोई और थ्रेट तो है नहीं, और श्रीलंका इतना बड़ा थ्रेट इंडिया को लग नहीं रहा। तो साउथ अफ्रीका और इंडिया लग रहा है कि अपनी जो प्लेस है सेमीफाइनल के लिए, वो शायद ईज कर गए, या हम कहें कि पक्की कर गए। कोई उन्हें मसला नहीं है, किसी न किसी तरह भी वो अब इजीली सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। चलें जी। और काशिफ शबीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ काशिफ मजीद हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ शबीर क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद, और उनके साथ साथ काशिफ मजीद साहब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, होस्ट भी हैं, आरजे भी हैं स्पोर्ट्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। कल ही काशिफ मजीद को अवार्ड भी मिला है, तो काशिफ शबीर साहब को भी मिला है। काशिफ शबीर साहब, क्रिकेट कमेंटेटर का अवार्ड बहुत मुबारक हो जी। जी, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। सर, काशिफ शबीर साहब, ये हो क्या रहा है? जर्रा जर्रा पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचाने की साजिश पे तुल गया है। देखें, बिल्कुल आपको पता है पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, और पाकिस्तान टीम ऐसी है जो किसी वक़्त भी कमबैक कर सकती है। कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हमारे साथ हो गए, कुछ ऐसे डिसीजंस थे जो हमारे अगेंस्ट चले गए, और उसके बाद हम इस स्टेज पर पहुँच गए हैं। लेकिन ये क्रिकेट की खूबसूरती है, और जो लीग ये हो रही है जिसमें आपने हर टीम के साथ मैचेस खेलने हैं, इसमें आपको याद होगा शुरू में हम डिस्कस कर रहे थे कि आखिरी मैच तक पोजीशन जो है वो तीसरी चौथी पोजीशन की वो फाइनल नज़र नहीं आएगी। हो सकता है पहली 2 की क्लियर हो जाए, तो वही बातें जो हैं वाज़े तौर पे नज़र आ रही हैं। और आप देखें खूबसूरती इस क्रिकेट की, कि न्यूज़ीलैंड की वो टीम जिसको पहले 2 मैचेस के बाद सारे कहते थे कि ये क्लियर शॉट जो है वो पहुँच जाएगी सेमीफाइनल में, वो भी अभी तक नहीं पहुँच सक रही, और वो भी डगमगा गई है। और अब पाकिस्तान के चांसेस जो बन गए, लेकिन क्रूशियल ये बात है कि पाकिस्तान ने न्यूज़ीलैंड से मैच खेलना है, और उसके बाद इंग्लैंड से मैच खेलना है। दोनों बड़ी टफ टीमें हैं, हम्म। कोई भी कुछ हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान का रन रेट। हम्म। वो -0.02 पाकिस्तान का रन रेट है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान को मैचेस जीतने हैं, बल्कि अब साथ-साथ अपने रन रेट को भी इम्प्रूव सर, करना है, तो दो ये डैमेज बड़ा हो ही गए इम्पोर्टेंट है काशिफ भाई, पाकिस्तान के अभी लिए। ना दो मामलात फंस गए। एक तो न्यूजीलैंड स्ट्रेट 3 डिफीट्स इन अ रो, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, एक तो मार्च चले गए वापस, रूल्ड आउट हो जाएंगे इंग्लैंड वाले मैच से, नहीं होंगे इंग्लैंड के मैच में क्योंकि वापस गए हैं। दूसरा कंकशन प्रॉब्लम वाला सिलसिला मैक्सवेल के साथ भी है, तो शायद इंग्लैंड के मैच में मैक्सवेल भी अवेलेबल ना हो। तो ये डैमेजिंग पार्ट ज़रूर होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए भी। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सब कुछ सीधा नहीं है। जी, बिल्कुल, ये मैं इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ना, तीसरी-चौथी पोज़ीशन जो है वो डगमगाती रहेगी टिल द वेरी लास्ट मैच, और पाकिस्तान का फ़ायदा ये है कि पाकिस्तान का आखिरी मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, और जिसमें पोज़ीशन वाज़ेह हो चुकी होगी कि पाकिस्तान ने अगर जाना है तो कितने मैचेस
कितना स्कोर पे जीतना है या कैसे जीतना है, कितने डिफरेंस से जीतना है, तो फिर पाकिस्तान आगे क्वालिफाई कर सकता है। तो अच्छा काशिम दिस मजीद इज गोइंग टू बी अ काशिफ वेरी शबीर साहब, इंपॉर्टेंट मैच। अगर मैं एक चीज़, हम ये ज़रा अपने नाजरीन को भी बता देते हैं ना कि अगर अभी न्यूजीलैंड से खेलना है और नेट रन रेट ऊपर करना है, जीतना है पाकिस्तान ने, एक तो पाकिस्तान ने अगर टारगेट है तो 35 ओवर या 36, हार्डली 35.3 ओवर है, तो इसको ख़त्म करना होगा। और अगर पाकिस्तान जीता है ओवरऑल मैच, तो पाकिस्तान को 83 टू 85 रन, इसके बीच पाकिस्तान ने जीतना है ये मैच इतने मार्जिन से, तब जाके पाकिस्तान का नेट रन रेट न्यूजीलैंड से ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये एक मैच के लिए होगा, अगले मैच में फिर नया मामला शुरू हो जाएगा। जी काशिफ साहब। जी, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन देखें न्यूज़ीलैंड हल्की टीम नहीं है और न्यूज़ीलैंड को हराना इतना आसान पाकिस्तान के लिए नहीं होगा, पाकिस्तान को बड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा। और जिस तरह की आपने कैलकुलेशन बताई है, इसमें लगता है ऐसे है कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करे, लंबा स्कोर पोस्ट करे बोर्ड पर, तो फिर पाकिस्तान उनको रिस्ट्रिक्ट डेफ़िनेटली कर सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान ये कहे कि वो पहले बैटिंग कर लें और हम चेज़ करते हुए 32-33 ओवर में स्कोर पूरा कर लें, तो वो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल है बैटिंग फर्स्ट शुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर पाकिस्तान। चलें जी काशिम मजीद साहब, सर पहले तो कल वाले मैच पे न्यूजीलैंड का टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला मतलब समझ में नहीं आया, उसका बॉलिंग का फैसला समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो जो बिल्कुल ही फॉर्म में इन फॉर्म है साउथ अफ्रीका, फर्स्ट बैटिंग उन्हें देना तो मतलब सीधा सीधा आ बैल मुझे मार वाली बात है। देखिए ऐसा शायद साउथ अफ्रीका नहीं सोचा होगा, बट न्यूजीलैंड की सोच है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट रही ड्यू फैक्टर पे कि ड्यू होगी और मुश्किल हो सकती है उनके लिए। जहां तक साउथ अफ्रीका की बात और न्यूजीलैंड की बात है, शायद हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, दोनों ने अभी तक कोई तगड़ी बॉलिंग खेली नहीं है। मैं साउथ अफ्रीका को भी इसी तरह रेट करूंगा, और जहां पे उन्होंने तगड़ी बॉलिंग खेली वो स्ट्रगल करते नजर आई। इवन पाकिस्तान के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका स्ट्रगल करता नजर आया। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अनबीटेबल हो चुके हैं, अब वो बीटेबल्स हैं दोनों टीमें। और न्यूजीलैंड का भी यही था कि पहले 4-5 मैचेस का अगर एक इंग्लैंड ही थी बड़ी टीम जिसके खिलाफ वो जीते थे, और इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं तो कितनी को बैटिंग और उनकी बॉलिंग चल रही है वो हमारे सामने है। सो कल के मैच में दो ऐसी टीमें हैं कि जो कि स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में कुछ ओवररेट हो गई थी, उनका आपस में मैच था और उसमें हमें ये फैसला हुआ कि अब साउथ अफ्रीका तगड़ी निकली फॉर सो मेनी रीजन, सो मेनी फैक्टर्स जो हम डिस्क्राइब भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल मोस्ट ठीक। प्रॉब्ली कल का मैच तो ऐसा था। अब चलते हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड से। ये डे मैच है, सैटरडे को होगा और डे मैच है। डे मैच का मतलब ये है कि फ्रेश विकेट से स्टार्ट होगा और जब सेकंड इनिंग्स चल रही होगी तो तब भी सूरज मौजूद होगा, ड्यू नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अच्छा अच्छा, सेकंड जब सेकंड में बॉलिंग कर रहे होंगे ना, तो उसमें एक फैक्टर एडेड हो जाएगा, दैट इज रफनेस ऑफ द सरफेस, जो कि बॉल को ज्यादा जल्दी रफ कर देगी। और अभी तक हमने जो अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं, दैट इज प्राइमरली आफ्टर 25-30 ओवर्स, जब बॉल रिवर्स होना शुरू करता है तो इवन हसन अली बिकम डेंजरस इन सम ऑफ द मैचेस। हाँ, हारिस और शाहीन फिर एक्सीलेंट हो जाते हैं, और विद एडिशन ऑफ वसीम ये तीनों ही रिवर्स स्विंग के लिए शाहीन को ऐड हो जाता है बेनिफिट कि वो नया बॉल भी ठीक कर लेते हैं। सो पाकिस्तान अगर दूसरी बॉलिंग करने जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली वी स्टिल हैव गॉट अ मोर चांस। क्यों मोर चांस? क्योंकि मुझे ये भी फील आ रही है कि न्यूजीलैंड इंटायरली डिपेंडेंट है दो खिलाड़ियों पर, रचिन रविंद्रा स्कोर करेंगे या फिर डेरिल मिचेल स्कोर करेंगे, एंड दैट इज इट। डेवन कॉनवे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, विल यंग ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं है। दो ही प्लेयर कंसिस्टेंट है, रचिन रविंद्रा, डेरिल मिचेल। अगर हम उनको जल्दी ले लेते हैं और जल्दी हम ले सकते हैं विद आवर फास्ट बॉलिंग, तो हम अच्छे सर्वाइव कर सकेंगे। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो पाकिस्तान का शाहीन का एक एंड से नया बॉल करना, दूसरे एंड से नया बॉलर समझ ही नहीं आ रहा था। सर ने कुछ अर्सा अच्छा बॉल किया, बट ऐसा नहीं था कि पेनिट्रेटिव थे। तो वो बहुत अच्छा हो गया कि वो जो कहते हैं ना आउट ऑफ बॉक्स में बार बार बाबर को करते, वो बॉक्स की एटलीस्ट लिड खुली, और वो लिड ऐसे दास से खुली कि इफ्तिखार से नया बॉल करवाना शुरू कर दिया, प्रोवाइडेड कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन मैदान में है एज एन ओपनर। तो न्यूजीलैंड में भी डेवन कॉनवे ओपन करेंगे। अगर वो आउट हो जाते हैं तो रचिन रविंद्रा आ जाएंगे 3 पे, वो आउट हो जाते हैं तो टॉम लेथम आ जाएंगे एक और लेफ्ट हैंडर, वो आउट हो जाते हैं तो मिचेल सैंडर, जिमी नीशम आ जाएंगे एक और लेफ्ट हैंडर। तो अल्टीमेटली हमारे इफ्तिखार और आगा सलमान की सिलेक्शन विद द बैट विद द बॉल दोनों ही जस्टिफाई होती नजर आएगी। तो हमें कहीं पे भी कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर की या अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर की कमी महसूस नहीं होगी। सो दिस इज माय पर्सपेक्टिव ऑफ दिस मैच। अच्छा गुड हो गया। चलें, चूंकि डे मैच है तो ऑब्वियसली क्रिकेटर उसको चीज़ों को जो असेस करता है, रीड करता है। काशिफ शबीर साहब, यही बात, डे मैच होगा, काफ़ी कंडीशंस डिफरेंट हो जाएंगी, वो मैच नहीं होगा जो डे एंड नाइट में होता है, और फिर ड्यू फैक्टर और ये सारी चीज़ें ये इन्वॉल्व नहीं होंगी।
ये ख्याल है कि डे मैच के अंदर जो है टॉस का इतना ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होगा, क्योंकि विकेट ने एक ही बिहेवियर रहेगा विकेट का थ्रू आउट। और पाकिस्तान को सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ देखनी है और मैच की कंडीशन देखनी है, क्योंकि मैच की रिक्वायरमेंट ये है कि पाकिस्तान एक अच्छे मार्जिन के साथ उनको हराए। तो उसके लिए आसान ये चीज़ होती है कि आपके पास आपने स्कोर पोस्ट किया हो बोर्ड के ऊपर, और फिर आप उनको अपने बॉलिंग के थ्रू रिस्ट्रिक्ट करें स्कोर के ऊपर, और कोशिश करें कि उनको 80-85 रन के मार्जिन से हराएं। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो जाए और पाकिस्तान को चेज करना पड़े, और पाकिस्तान को अगर पता हो कि मैंने 32 ओवर्स में पूरा करना है, तो वो इस तेजी में मैच हारने के चांसेस भी ज्यादा हो सकते हैं पाकिस्तान के, क्योंकि प्लेयर जो है वो आएंगे तेज खेलने की कोशिश करेंगे और डू एंड डाई की सिचुएशन में जाने की कोशिश करेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो पास ने भी हमें दिखाया है कि जब भी पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की है, पाकिस्तान के जीतने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को पहले बैटिंग करना चाहिए अगर टॉस जीतते हैं, और फिर पाकिस्तान जो है उन पर प्रेशर क्रिएट करे। लेकिन आज के मैच को कैसे देख रहे हैं जी? इंडिया वर्सेस श्रीलंका नॉर्मल मैच है? नॉर्मल मैच तो वर्ल्ड कप का कोई मैच अभी तक नॉर्मल नहीं रहा, और हम्म। श्रीलंका जो है किसी वक्त भी अपसेट कर सकती है, लेकिन डीमोरलाइज हुई हुई टीम है श्रीलंका की। खासतौर पे अफगानिस्तान से हारने के बाद ना सिर्फ हारे हैं बल्कि बहुत बुरा हारे हैं अफगानिस्तान से। तो मेरा ख्याल है इस मौके पर डेफिनेटली इंडिया का एज होगा ओवर अफगानिस्तान, और जिस तरह इंडिया ने हराया आखिरी मैच इंग्लैंड को बुरे तरीके से, तो इंडिया हर लिहाज से आउट प्ले करेगा श्रीलंका को। श्रीलंका के पास कोई चांस लगता तो नहीं है। हाँ, कोई अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ जाएं, या इंडिया बहुत ज्यादा टीम में चेंज ऐसी कर दे कि सारे मेन प्लेयर्स को बिठा दे और रेस्ट दे दे इस चक्कर में कि जी हम तो पहुंचे हुए हैं सेमीफाइनल में, फिर कोई अपसेट हो सकता है। अदरवाइज अगर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में खेलें तो मेरा ख्याल है बहुत कंफर्टेबली इंडिया ये मैच जीत जाएगा। काशिफ मजीद हमारे साथ हैं, काशिफ शबीर हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे जरा काशिफ मजीद साहब का भी व्यू लेते हैं इस पे कि इंडिया का ज़ाहिर है पलड़ा भारी है, बड़ी स्ट्रांग टीम है, लेकिन कभी भी डे हो किसी टीम का तो वो मुश्किल डाल सकती है, पर अभी तक लगता यूँ है कि इंडिया के लिए ये ईज है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं बैक जी, और बात करेंगे इंडिया और श्रीलंका के मैच पे। अब से थोड़ी देर के बाद टॉस होने वाला है। पिच रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जी थोड़ी पिच ड्राई है और बैटिंग ही होगी ऑब्वियसली, और स्पिन को सपोर्ट करेगी। इससे ज़्यादा की कोई बड़ी कहानी है नहीं इंडिया में पिचेस की कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाए, लेकिन कुछ पिचेस ऐसी हैं जो खेलने के बाद पता चल रही हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बैटिंग पिच बताया गया और फिर बैटिंग नहीं हो पाई वहाँ लोगों से, यहाँ बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई, क्या हो गया ये मामला, इस पर भी बात करते हैं। काशिफ मजीद क्या समझ रहे हैं? पहले अगर टॉस वाला फैसला देखें जो हमने लास्ट मैच में भी देखा कि डैमेज कर गया वो न्यूजीलैंड को, और वो शायद मेरा ख्याल है उनके जहन में वो 388 टारगेट वाला मैच था कि यार 383 तो हमने कर ही लिए थे तो हम आराम से चेज की तरफ जा सकते हैं, पर हुआ ऐसा नहीं क्योंकि हर किसी की बॉलिंग डिफरेंट है। अभी टॉस होता है, क्या देख रहे हैं? अगर श्रीलंका टॉस जीते तो क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करता है तो क्रिकेटर्स को ये सोच आती चली जाती है कि ये पिच अब यूज्ड है और मजीद यूज्ड होंगी तो इनमें इन सर्विसेज के पैचेस भी खुलेंगे, ये रफ मजीद होना शुरू हो जाएंगी, इनमें बॉल की वेरिएशन भी चेंज होगी। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद होगा एक टर्म बार बार यूज हुई थी, दैट इज यूज्ड पिचेस, यूज्ड सर्फेसेस। वो यूज्ड सर्फेसेस उन टीम्स को नॉर्मली फेवर देती हैं जो स्पिन हैवी होती हैं या फिर जिनके पास रिवर्स स्विंग करने वाले बॉलर्स होते हैं जो पुराना बॉल अच्छा कर सकते हैं, चले इस अंदाज से बयान कर लेते हैं। सो अब दोनों टीम्स जब इस पिच को देखेंगी ओके, ये भी जरूर कहा जाता है कि पिछली मैच जो था वो दूसरी सरफेस पे हुआ था, ये दूसरी सरफेस पे, ऐसा नहीं है, ये उसी सरफेस पे मैच हो रहा था जिस पे पिछला मैच है। उसका मतलब एक जो बाउंड्री है ऑन साइड की वो थोड़ी हल्की है, ये छोटी होगी। सो जो टीम बैरी करेगी वो इन सारी चीजों को भी अपने जहन में रखेगी। तो मोस्ट प्रोबेबली टॉस जीते, बैटिंग कीजिए। वानखेड़े की बात करें तो इसमें एक ट्रिकी सिचुएशन ये है कि समटाइम देयर इज ड्यू एंड देन देयर आर अदर डेज कि जहां पे ड्यू नहीं होती। सो ट्रिकी सिचुएशन को पे जाने से पहले सबसे पहले असेस किया जाए हमें क्या चाहिए। श्रीलंका को डिमांड होती है श्रीलंका की कि उनके स्पिनर्स को बॉल ड्राई मिले, वो चाहेंगे कि पहले बॉलिंग कर लें। वो इसलिए भी पहले बॉलिंग करना चाहेंगे बिकॉज वो इस चीज को भी मद्देनजर रखते हैं कि भारतीय टीम हैवी किस्म की रिलायंस है उनकी बैटिंग पे, तो वो चेज ना ही करे भारत की टीम, बिकॉज फिर आपको टारगेट सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। साइकोलॉजिकली आप डिसएडवांटेज में चले जाते हैं बिकॉज एवरी टाइम यू आर थिंकिंग 350 हो सकता है पिच 350 वाला ना हो। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस कैन हैपन कि वो टॉस जीतेंगे और वो पहले ही सोचेंगे कि चले यार
बॉलिंग कर ली जाए, भारत को पहले बैटिंग कराएं और देन वी फाइंड आउट कि हम अपनी बैटिंग के जरिए से किस अंदाज से इसको चेस डाउन कर सकते हैं। हाँ जी काश भाई, क्या करना चाहिए टॉस जीतकर श्रीलंका को? टॉस जीतकर श्रीलंका अगर खेलेगी तो मेरा ख्याल है पहले बैटिंग ही करेगी और लंबा स्कोर पोस्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो उनकी बैटिंग अंडर प्रेशर है। कुशाल मेंडिस जो है वो स्कोर नहीं कर रहा, समरा विक्रम। अच्छा जी, रोहित शर्मा ने कहा जी हम सेम टीम खिला रहे हैं और सारे बॉक्सेस टिक कर रहे हैं, यानी हम अगर पहले बैटिंग करें, दूसरी बैटिंग करें, चेस करें, बॉलिंग करें, हम बैटिंग करें, दूसरा हमें क्या टारगेट देता है, हम दूसरे को क्या टारगेट देते हैं, चेस कैसे, मतलब हर बॉक्स टिक कर रहे हैं। मुबीन शाहिद ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, काशिफ मजीद, काशिफ शबीर ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है। मुबीन साहब, टॉस जीतकर क्या करना चाहिए था? उन्होंने तो बॉलिंग ली है श्रीलंका ने, लेकिन करना क्या चाहिए था? देखिए मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन उनके पास, उसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं था और वो चाह रहे हैं कि क्योंकि इंडियन टीम ने लास्ट मैचेस में चेस बड़ा अच्छा किया है, तो मेरे ख्याल में वो चाह रहे हैं कि इंडियन टीम को जितना जल्दी हम आउट कर लें और उसके बाद फिर लेटर ऑन जाके आपको पता है कि कंडीशंस ऐसी हैं कि वहाँ पे ड्यू फैक्टर भी है, तो थोड़ा बहुत उसका भी आपको एज मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड भी उनको बड़ा जल्दी आउट किया है, तो मेरा में शायद यही वजह है कि वो उसी सेम माइंडसेट से जाना चाह रहे हैं जिस तरह वो लास्ट मैच में गए थे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डिसीजन है श्रीलंकन टीम के पास, लेकिन इंडियन टीम जितनी अच्छी फॉर्म में, आपको पता है उसने टॉप किया पूरे टेबल पे, वो टॉप पे, और जितनी इस टाइम वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, मेरे ख्याल से इंडियन टीम इस मैच में ऑटोमेटिकली एक फेवरेट टीम है। और श्रीलंकन टीम काफ़ी प्रेशर में है, क्योंकि उसने सेमीज के लिए भी देखना है, फिर उसने रन रेट को भी देखना है, तो काफ़ी सारी चीज़ें श्रीलंकन टीम के माइंड में होंगी मेरे ख्याल से। लेकिन वो चाह रहे हैं कि हम उसको जल्दी से जल्दी आउट करें और उसके बाद जितना जल्दी हो सके उसको चेस करें, लेकिन इतना आसान मैच होने नहीं वाला श्रीलंकन टीम के लिए। मुझे लगता है कि कहीं जाके 350 प्लस रन नजर आ रहा है मुझे आज जाके। हाँ, इंडिया ने एक बार पहले बैटिंग करते 200 लगाया तो परेशान हुए थे, फिर जीते भी इंग्लैंड के खिलाफ, लेकिन हर बार इंडिया को ऐसे आप 200 पे तो आउट नहीं कर सकते। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, इतनी अच्छी फॉर्म में इंडियन बैटर्स हैं और देखिए वैसे थ्रू कर चुके हैं, सेमीज के लिए हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से आज एक हाई स्कोरिंग भी होगी और हाई स्कोरिंग नहीं, हाई स्कोरिंग मैच होगा मेरे ख्याल से। और इंडियन टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में, कोई प्रेशर नहीं है उसके ऊपर, 350 प्लस नजर आ रहा है मुझे आज अगेंस्ट श्रीलंका। जी काशिफ शबीर साहब, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला ठीक है? बड़ा ब्रेव डिसीजन है श्रीलंका का, और श्रीलंका शायद ये समझ रही है कि वो चेज कर सकेगी इंडिया के टोटल को, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है जिस हिसाब से बॉलिंग हो रही है वहाँ पर। शामी, बुमराह ऊपर के टॉप बॉलर्स हैं इस वक्त, जिस तरह वो बॉलिंग कर रहे हैं, और अगर एनीथिंग अबव 300 मेरा ख्याल है श्रीलंका के लिए तो नामुमकिन हो जाएगा, लेकिन 250 से ऊपर भी श्रीलंका के लिए चेज करना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टास्क। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कुशाल मेंडिस पे वो बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, कुशाल मेंडिस स्कोर नहीं कर रहा, 3-4 मैचेस से बड़ा फेल हो रहा है। उसके अलावा ऊपर निसांका जो है वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे, तो ओवरऑल बॉलिंग बैटिंग का बड़ा प्रॉब्लम है श्रीलंका को। हाँ, बॉलिंग उनकी बेहतर है, बॉलिंग मेरा मानना ये है कि उनकी स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तिसांका बहुत अच्छा बॉलिंग करते हैं, श्रीलंका बहुत अच्छे हैं, उसके अलावा उनके जो है पेसर्स वो भी अच्छी गेंद करते हैं। तो अब देखें, लेकिन मुझे लगता है ये कि इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी ताकि थोड़ा प्रेशर क्रिएट करते हैं इंडिया के ऊपर लंबा स्कोर करके, वो नहीं कर सके। अच्छा काशिफ मजीद साहब, ये बताएं क्या प्रेशर क्रिएट कर सकती है श्रीलंका बॉलिंग से? मतलब 200 करके भी इंडिया जीत रही है यार, इंग्लैंड के खिलाफ तो इंडिया ने हिलने नहीं दिया उनको, और खुद इतने मार्जिन से 100 रन से ही जीत गए, तो मतलब 229 करती है तब भी जीत जाती है इंडिया, 350 करती है तब भी जीत जाती है। मतलब कहाँ से इंडिया की कमजोरी पकड़ी जाए? बॉलिंग भी अच्छी, बैटिंग भी अच्छी, फील्ड भी इंडिया अच्छी कर रही है। देखिए, जब आप अपने मुल्क में खेल होते हैं तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्रिकेट के वेरिएबल्स ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं उस टीम, और इंडिया ऑफ कोर्स अपने मुल्क में खेल रही है, बट अभी तक किसी ने उनके मिडिल ऑर्डर को आके टेस्ट नहीं किया। शेरेस आयर की अगर बात करें, अभी तक वो प्रेशर में नहीं आए, या यूं कह लीजिए कि टेस्ट नहीं हुए। ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट किया था तो 2 रन पे गालिबन 3 विकेट्स गिर गई थी। उसके बाद से कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ऊपर से रन कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो शुभमन गिल है, शुभमन गिल नहीं है तो विराट कोहली है। पिछले मैच में हमने देखा था विराट कोहली जल्दी आउट होते तो रोहित शर्मा ने एक लंबी बारी की थी उन्हें टेस्टिंग ट्रैक। हाँ, एक चीज इस बार जो इंडिया के साथ अच्छी, दैट इज केएल राहुल प्लेइंग एट 5 एंड डूइंग सम रन्स। और नॉर्मली वरना पिछले वर्ल्ड कप की देखे तो नंबर 4-5 के स्लॉट को वो ढूंढते फिर रहे थे, और अंबाती राया तो वो जब नहीं लेके गए थे तो एक बड़ा फर्स्ट वीक क्रिएट हुआ था, जिसको आज भी तस्करा किया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं उनकी बॉलिंग की बात करूं तो अभी तक सिराज को ना किसी ने टेस्ट ही नहीं किया। सिराज अगर नया बॉल कर रहे हैं
तो वो बुमराह के पीछे छुपे छुपे से बॉलिंग करते चले जा रहे हैं। नॉर्मली अभी तक सिराज को किसी ने अटैक नहीं किया, किसी ने उनके खिलाफ कोई अनऑर्थोडॉक्स शॉट नहीं खेली, वो लेंथ पे गेंदें करते चले जा रहे हैं और अभी तक अपनी उनकी बॉलिंग जो है वो अंदाज से चल रही है। हाँ, ये जरूर है कि बाकी इन कंपैरिजन टू द अदर टीम्स इनके ज्यादा बॉक्सेस टिक हैं, बिकॉज ज्यादा लोग फॉर्म में हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस एक बड़ी अच्छी जेल्ड अप साइड नजर आती है। बट मैं शायद हमेशा से इख्तलाफ रखता हूँ कि जब आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं तो काइंडली अपने बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट कीजिए। कोई हार्दिक पांड्या अनफिट हुआ और शामी से अच्छी बॉल ना होती तो इंडिया के 10 ओवर खाली हो जाते। वो तो अनफॉर्चुनेटली फॉर देम कि शामी ने आगे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर दी और वो जगह फिल आउट होगी, लेकिन उस फिल आउट जगह होने से हुआ ये कि अब उनकी बैटिंग वीकेंड है। पिछले मैच में देखिए जिस टाइम के जिस टाइम कोहली आउट हुआ या अगला जो बैट्समैन आउट हुआ तो एकदम से लगा था ये तो टेल स्टार्ट हो गई है। 40वें 45वें ओवर में गालिबन बुमराह जो है वो आके बारी कर रहे थे, बिकॉज वो जो एक एडिशनल ऑलराउंडर था हार्दिक पांड्या जो कि कंप्लीट बैट्समैन भी है, वो रोल अभी तक फिल नहीं हुआ और आज भी वो मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है कि टॉप 5 बैट्समैन और 4 बॉलर्स के साथ उतरिए बीच में अच्छा, दो जो सूर्य कुमार यादव पे काशिफ मजीद और काशिफ शबीर और मुबीन, सूर्य कुमार यादव पे बात करते हैं। सूर्य कुमार यादव कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डाल रहे वनडे में, लेकिन लास्ट मैच जो इंग्लैंड के अगेंस्ट था, रोहित शर्मा एक प्लेयर था जिसने 87 किया, उसके बाद सूर्य कुमार था 49 वाला, तो 16, 15, 12 ये भी कर करके 229 तक ले गए मैच को। सूर्य कुमार यादव आज भी खिलाना, और सही कह रहे हैं काशिफ मजीद के यार टेस्ट नहीं कर लेते, अब तो ये मैच था ईजी था। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। चले जी, बात कर रहे थे हम इस वक्त श्रीलंका और इंडिया के हवाले से, अब जरा बात करेंगे हम पाकिस्तान के हवाले से भी। मैच अब से थोड़ी देर बाद शुरू होना है। भाई मुबीन साहब, पाकिस्तान के लिए क्या चांसेस हैं इस वक्त न्यूजीलैंड को देखते हुए? न्यूजीलैंड के भी प्लेयर्स अनफिट हो रहे हैं, एक और हो गया था लास्ट मैच में भी। अच्छा, रचिन रविंद्रा बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पे तो बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि क्विंटन डी कॉक तो मुझे लगता है तो उसने कह दिया, घर बता गया है मैंने रोज़ स्कोर करना है। देखें, जिस तरह का मैच कल हुआ है और अनएक्सपेक्टेडली इतने बड़े मार्जिन से जो है वो न्यूजीलैंड की टीम हारी है, और जिस तरह का मोमेंटम उन्होंने शुरू में गेन किया था वर्ल्ड कप के स्टार्ट में, और अब जाके जहाँ पे बिल्कुल जस्ट बिफोर द सेमीज़ और आप देखेंगे फाइनल 4 के लिए आपने जाना है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा हमने ऐसे देखा है कि जब टीम्स स्टार्ट में अच्छा मोमेंटम लेती हैं तो आखिर में जाके थोड़ा सा ना वो डिक्लाइन की तरफ आ जाती है। तो मेरे ख्याल से अभी न्यूजीलैंड की टीम के साथ ही मुझे वही होता नज़र आ रहा है। जब से वो इंडिया से मैच आ रहा है, फिर वो कल इस तरह का वो मैच आ रहा है, लगा ही नहीं है किसी जगह पे। इंडिया के मैच के बाद तो उठा ही नहीं ना। हाँ जी, सारे मैच हार गया वो, तीन इन अ रो हार गया। ऑल्दो कि उसने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी फाइट की है, लेकिन जिस तरह का वो कल मैच आ रहा है, लगा ही नहीं है कहीं से कि ये वही टीम है न्यूजीलैंड की जो इतने अच्छे अच्छा जो है वो मैच जो है वो शुरू से खेलते आ रही है। का फैसला ही बड़ा अजीब था ना, लेथम को जाना चाहिए था, मैं समझता था। देखिए, जिस तरह का आप उनकी स्ट्रेंथ पे उन्हें खिला गए, एग्जैक्टली ये एक चीज़ है, लेकिन जिस तरह की कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ठीक था। मेरे ख्याल से अफ्रीकन बैटर्स को आप जो है ना वो दें कि उन्होंने जिस तरह डी कॉक ने 100 किया, देखिए अगेंस्ट बोल्ट आपने कल भी डिस्कस किया, अगेंस्ट बोल्ट उन्होंने 8 मैचेस में कोई 83 रन किए थे, लेकिन जिस तरीके से वो कल खेले, जब आप 100 करते हैं तो अपने सारे बॉलर्स को फेस करना होता है। और फिर जिस तरीके से उन्होंने देखिए इस पिच पे ये था कि शुरू में थोड़ा टफ था, देखिए बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, तो पहले 10-15 ओवर आपने सर्वाइव करना था, उसके बाद आपने जब आपका एरिया आना था रन निकालने का तो आपने निकालने थे। उस टाइम पे उन्होंने रन निकाले। ये जो बात अभी मुबीन ने की, कल मैंने ये बताया था कि भाई 8 मैचेस थे और 8 मैचेस बोल्ट के अगेंस्ट क्विंटन डी कॉक के, उसमें जस्ट 83 रन्स थे और 5 दफा आउट हुआ था वो बोल्ट के हाथों। लेकिन ये स्टैट चेंज करना ही तो असल कमाल है। कल देखें क्विंटन डी कॉक ने वो प्रेशर ही नहीं लिया, चेंज कर दिया। इधर हफीज भाई होते हमारे तो बस नाम सुनते डेल स्टेन का तो कहते मैं तो वो जा रहा हूँ। देखें, ये जो मैथमेटिशियंस पीछे बैठे होते हैं ना, स्टैटिस्टिशियन, बल्कि वो उनका काम ही ये होता है कि वो स्टैट्स बताते हैं और फिर बताते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं, और इतनी बड़ी जो आप लेकर जाते हैं पूरी टीम अपने साथ थिंक टैंक्स को, इस मकसद के लिए। मैं आपकी इस बात से अखज़ करूं तो वो चुगलखोर होते हैं। ठीक है, उनको आप अपनी जुबान में जो मर्जी कहते हैं, लेकिन असल उनका काम ही ये होता है कि वो बताएं कि क्या आपकी वीकनेस है, उसको कैसे इंप्रूव करना है,
और इतनी बड़ी टीम इसी मकसद के लिए होती है कि आपके वीकनेसेस को दूर करे। और जहां तक साउथ अफ्रीका की बात है, देखें कल भी मैंने ये बात आपसे कही थी कि जब इस चीजें साजगार हों, बराबर हों, और आपको पता हो कि आप चेज भी कर सकते हैं और आप जो है पहले टोटल भी बोर्ड पे रख सकते हैं, फिर दूसरे की वीकनेस और स्ट्रेंथ को देखना चाहिए। साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ है इस वक्त पहले बैटिंग करना, उनकी वीकनेस है बहुत बुरी कि वो बाद में बैटिंग नहीं कर सकते। तो न्यूजीलैंड के पास एक मौका था जो कि उन्होंने गंवा दिया, और ये मेरे ख्याल है सारा ब्लेम न्यूजीलैंड का अपना है, अपनी गलती है कैप्टन की। खैर कैप्टन अकेला तो फैसला नहीं करता, थिंक टैंक इसके बारे में भी फैसला करता है। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे वो ये चीज मिस कर गए कि साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग नहीं करवानी, साउथ अफ्रीका को बाद में बैटिंग करवानी है, तो फिर ही वो उनको फंसा सकते हैं। तो ये सारा ब्लेम न्यूजीलैंड के ऊपर है। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता, ट्रस्ट मी, न्यूजीलैंड का इसका रिजल्ट कुछ और होता और न्यूजीलैंड ये मैच डेफिनेटली जीतता। अच्छा काशिफ अजीत, एक बड़े अजीब स्टैट्स हैं इस पूरे टूर्नामेंट के। 32 मैचेस अपने हो चुके और आज वाला मैच चल रहा है अभी, तो खैर वो होना है यार। 22 दफा जो टॉस जीता है ना वो मैच हारा है काशिफ, ये हुआ है बड़ा इस टूर्नामेंट में। देखिए उन 22 में से हमने देखना है कि होम टीम कितनी दफा मैच टॉस जीतने के बाद मैच हारी है, तो वो एक दफा भी शायद नहीं, एक दफा भी नहीं। दूसरा फिर हमने नेक्स्ट ये देखना है कि जो उनके जो पड़ोसी थे उनके क्या हालात चल रहे हैं। पड़ोसियों को शायद ज्यादा तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बाकियों से ज्यादा आइडिया था, बट उनकी अपनी फॉर्म नहीं अच्छी चली, ना बांग्लादेश की, ना श्रीलंका की, पाकिस्तान की भी चलिए कह लीजिए, अफगानिस्तान ने भी अपने जो हल्के मैच है वो हारे हैं, मुश्किल मैच जीते। अच्छा अभी ये बात हो रही थी स्टैट्स के हवाले से। देखिए स्टैट्स ना वन वेरिएबल है पूरी क्रिकेट का, इट्स जस्ट वन वेरिएबल एंड वी आर टॉकिंग अबाउट हंड्रेड्स ऑफ वेरिएबल। सपोज अभी आपने डेल स्टेन वर्सेस क्विंटन डी कॉक का तस्करा किया। क्विंटन डी कॉक का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है, ठीक है, और ट्रेंट बोल्ट का ताल्लुक न्यूजीलैंड से है। क्विंटन डी कॉक ओपनर है, ट्रेंट बोल्ट नया बॉल करते हैं। या तो इनके मैच साउथ अफ्रीका में होंगे मेजोरिटी, या इनके मेजोरिटी मैच न्यूजीलैंड में होंगे। दोनों जगह पे बॉल हिलता है, दोनों जगह पे ट्रेंट बोल्ट जो है ना उनका पलड़ा भारी रहता है, तो इसलिए क्विंटन डी कॉक की दाल नहीं गली ज्यादा। फिर इन दोनों का मुकाबला हुआ एशियन कंडीशंस में, तो ट्रेंट बोल्ट ने सोचा कि यहाँ पे भी हालात वही होंगे, या तो ये वेलिंगटन होगा, या ये वॉन्डरर्स होगा, ये सेंचुरियन होगा, या ये ऑकलैंड होगा। तो ऐसा नहीं था, वो था इंडिया। तो वहां पे फिर क्विंटन डी कॉक ने अपने बदले पूरे कर लिए। तो ये स्टैट्स हमें बता तो देते हैं, बट इट्स जस्ट अ वन वेरिएबल। प्लस इन्हीं स्टैट्स में ये नहीं लिखा कि क्विंटन डी कॉक की उस टाइम फॉर्म क्या चल रही थी या ट्रेंट बोल्ट की क्या फॉर्म चल रही थी। फिर ये भी नहीं लिखा कि ट्रेंटन डी कॉक उस वक्त किस एज के थे और ट्रेंट बोल्ट उस वक्त किस पेस के थे। सो इट्स जस्ट वन वेरिएबल। साइमल्टेनियसली डेल स्टेन को बुलाएं लाहौर के गजाफी स्टेडियम में और मोहम्मद हफीज को कहेंगे भाईजान ए बंदा जे जेड़ा तानू सेंचुरियन च जोहानसबर्ग च पति कहां पे तंग करता था, ए गजाफी स्टेडियम लाहौर है, सारी जिंदगी ऐसे खेले हो। तो फिर मैं देखूंगा डेल स्टेन क्या कर सकता था। ये इसीलिए मैं जब स्टैट्स की बात करता हूँ, हमारी टीम को इतना ज्यादा स्टैट्स ओरिएंटेड कर दिया गया, डाटा ओरिएंटेड कर दिया गया, तो उस डाटा को क्रिएट करने वालों को भी क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए या क्रिकेट का पता। यार बड़ा खूबसूरत एनालिसिस है, बड़ा मजा आया वैसे काशिफ ने, बहुत बहुत रियलिस्टिक जिसे कहते हैं ना कंपैरिजन। ये बात सही है कि ये देखने की चीजें हैं कि वो दोनों कहाँ खेले थे और अब कहाँ खेल रहे थे। ऑब्वियसली कंडीशन बड़ा फर्क डालती है। एक ब्रेक लेता हूँ, बड़ा मजा आया जी इस डिस्कशन का। ब्रेक लेते हैं, अब जरा हम अपनी टीम के हवाले से भी डिस्कशन कर लेते हैं, हमारे भी स्टैट्स थोड़ी शेयर करते हैं, वापस आते हैं जी ब्रेक से। वेलकम बैक जी। टीम आ चुकी है पिच के ऊपर। रोहित शर्मा, शुभमन गिल इस वक्त क्रीज पर मौजूद। रोहित शर्मा इंतहाई फॉर्म में, और एक चीज़ मुझे रोहित शर्मा की बड़ी चेंज लगी, एक तो डीआरएस पे बहुत अच्छा लगा, खुल के बोला है वो। उसने कहा यार डीआरएस वाले सिस्टम्स पे मुझे तो कोई ऐसा बिलीव नहीं है, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि डीआरएस का सिस्टम को अच्छा नहीं है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी रोहित शर्मा की। दूसरा यार रुक के भी खेल रहा है, मतलब वो सेंसिबल हिटिंग कर रहा है। उस दिन जैसे कोहली वगैरह सब आउट हो गए, रोहित के 87 अगर ना होते तो टीम 200 पे ना पहुंचती। देखिए पहली बात करूंगा मैं डीआरएस की। देखिए बड़ी बहस चल रही है, देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस चीज़ की कि डीआरएस जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं है। और अगर इतनी बहस करने का मकसद तब है अगर सिस्टम में आप खराबी पहले पकड़ें। जब कुछ हो जाता है, आप पाकिस्तान का तो वो मैच वापस नहीं आ सकता, या तो पाकिस्तान का वो मैच वापस आ जाए फिर तो चले हम मानते हैं, ठीक हो गया, या एक पॉइंट मिल जाए। कहने का मकसद ये है कि अब तो पानी सर से गुजर गया,
लेकिन उसके बाद आप बात कर रहे हैं सिस्टम में ख़राबी की। डेफिनेटली जब आप इतनी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को, अंपायर कॉल वाली चीज़ को लाजमी रिकन्सिडर करना चाहिए। इस टेक्नोलॉजी को हमें थोड़ा देखना है। अगर टेक्नोलॉजी रखी ली है तो अंपायर कॉल डेफिनेटली फिर तो फायदा ही नहीं है ना। जब आपने रेफर भी कर दिया है तो फिर आप उसको फिर अंपायर पे रहने दें, या तो अंपायर पे रहने दें या फिर टेक्नोलॉजी पे चले जाएं। बिल्कुल सही बात अब आपने बिल्कुल बीच में ला के दोबारा आपने जो है वो डाउट्स क्रिएट कर दिए। इफ्तिताई चौके से हुई है और उसने सोचा मैं शाहीन शाह अफरीदी हूँ, यही मारूंगा बॉल और रोहित शर्मा मुझे विकेट दे देगा। देखिए रोहित शर्मा जितनी अच्छी फॉर्म में है, फिर अब तो वैसे भी इंडियन टीम नंबर 1 जा रही है इस टाइम वर्ल्ड कप में, और अब तो मेरे ख्याल से कि ये वाला जो मैच है ये तो बड़े आराम से ये लेके जाएंगे। और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी जिक्र किया 350 प्लस मुझे नजर आ रहा है आज के मैच में। हाँ, क्योंकि पिछले मैच में इनकी पिच काफी अच्छा है। देखें ना, पिच का कलर चेक करें, कल की जो पिच थी वो देखें, आज की पिच देखें। कल अफ्रीकन टीम ने बैटिंग अच्छी की थी, आप क्रेडिट दें उनको, वो रुक गए। ठीक है, आप देखिए जिस तरह को उनके शुरू में नहीं लग रहे, हाँ जी, वो रुक गए। यस, जिस तरह उन्होंने की उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की। मधु शांका जालिम आदमी निकला। देखिए ये बड़ा अच्छा आउट स्विंग हुआ है और मेरे ख्याल से वो शायद इन स्विंग के लिए खड़े हुए थे रोहित शर्मा। मैं तो मजाक कर रहा था। ओए होए, काशिफ शबीर साहब, रोहित सरप्राइज कर दिया शर्मा को, चौका मारा पहली बॉल पे, अगली बॉल पे मधु, मेरा ख्याल है बड़े अरसे बाद इतनी मजे की डिलीवरी देखी है काशिफ शबीर साहब जी। तो रिजल्ट क्या हुआ, आउट तो नहीं हो गया सर? बोल्ड। अच्छा जी, उसने स्लाइट आउट स्विंग की है रोहित शर्मा को और उसकी जो ऑफ स्टंप है ऐसी फिंगर्स को रोल किया है। और पहला जो उन्होंने बॉल किया था वो इन स्विंग था, और ये वाला उन्होंने वहीं से थोड़ा सा फिंगर्स को रोल किया हल्का सा। यार देखिए काशिफ भाई, मतलब ये कमाल है कि पहला मधु शांका ने हाँ इन स्विंग किया और उसने देखा कि यार इन स्विंग पे पैड पे खेल गया, हालांकि ट्राई उसकी वो शाहीन शाह अफरीदी वाली बॉल की, लेकिन उसने अगली बॉल पे ही उड़ा दिया। चलें, ये तो अच्छा हो गया। जो भी थोड़ी देर पहले काशिफ मजीद बात कर रहे थे कि मिडिल ऑर्डर जो है वो इंडिया का टेस्ट नहीं हुआ, तो शायद आज अपॉर्चुनिटी मिल जाए मिडिल ऑर्डर को, सूर्या कुमार यादव को लंबी इनिंग खेलने का मौका मिल जाए। लेकिन बहुत बैटिंग पड़ी है इंडिया की, अभी बहुत जल्दी है ये बात करना इंडिया के लिए। नहीं वो सब सही है, पर यार बॉल बड़ी प्यारी की है मधु शांका, बहुत मजा अच्छा बड़ा है। लेकिन अरसलान, अभी आप बात कर रहे थे DRS की, उसमें मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि जो देखें ये जो टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी में हमेशा 5-10% ऊपर नीचे गलती का एरर हमेशा रहता है, मार्जिन ऑफ एरर है। बिल्कुल, और उसी को काउंटर करने के लिए अंपायर्स कॉल रखी गई है, ताकि ये है कि उस एरर को काउंटर किया जाए। अंपायर्स कॉल का मतलब ये है कि विकेट पे जो बेल पे जो बॉल है वो टकरा के, हल्की सी स्लाइड टकरा के जा रही है। अब ये 10% आगे भी जा सकता है, 10% पहले भी हो सकता है, तो वो मार्जिन ऑफ एरर जो है ना वो अंपायर को दिया जाता है कि अंपायर इज द बेस्ट जज। चलिए, विराट कोहली आज ओपनर आ गया काशिफ शबीर साहब जी। विराट कोहली ओपनर आ गया अब। विराट कोहली ओपन करता रहा है IPL में, आपको पता है वो T20 में भी ओपन करता है। और वन डाउन जो प्लेयर बैटिंग करता है ना, वो इसी नियत से खड़ा तैयार होता है कि उसको पहली गेंद के बाद भी जाना पड़ सकता है और कुछ भी हो सकता है उसके साथ। काशिफ मजीद साहब क्या कहते हैं? ये मधु शांका की बात से ज्यादा ना, रोहित शर्मा को अभी तक लेफ्ट आर्म सीमर ओवर द विकेट खेलने नहीं आए। पिछले कुछ अरसे में इन्होंने सिर्फ एक हरकत की, ऑफकोर्स शाहीन की फॉर्म तो डाउन थी, और दूसरी एक हरकत उन्होंने ये की कि इससे पहले कि वो मुझे अच्छा गेंद पड़े मैं 2-4 चौके खेल लूँ। ये हम नॉर्मली क्रिकेट में देखते हैं कि इससे पहले कि बॉलर जो है वो मुझ पे हावी हो, मैं उस पर हावी हो जाऊँ। तो उसमें ये होता ये था कि शाहीन को शुरू में 2-3 चौके लगे और फिर इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रेशर इतना ज्यादा होता था कि वहां पे एक चौका 5 के बराबर आपको समझ आता और नजर आता, तो एकदम से शाहीन अपनी लेंथ पीछे खींच लेते थे। आज की अगर मैं बात करूं, इस आउट की मैं बात करूं, तो 2 चीजें हुई। एक तो मधु शांका की बॉल अच्छा था, ऑफ कोर्स ये वही बॉल है या उस तर्ज का बॉल है जो आमिर ने विराट कोहली को किया था। पहला अंदर आया, कैच छोटा, दूसरा वहीं से बाहर गया और वो ऑन मारने गए और पॉइंट पे कैच हो गया। उसके बाद इस बॉल में जो रोहित शर्मा का फीट मूवमेंट अगर आप देखें, वो बिल्कुल घड़े में उनकी फीट मूवमेंट बिल्कुल फंसी हुई थी, और वो जिसे कहते हैं ना कि जो फ्रंट फुट उन्होंने प्लांट कर लिया वो वहीं पे रह गया। हालांकि बॉल थोड़ा सा लंबा था, उसे थोड़ा सा आगे खेलना था। खैर ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी से ज्यादा ये स्पर मूवमेंट होती है और उसमें मिस कर गए रोहित शर्मा इस बॉल को। DRS पे आपका व्यू चाहिए मुझे। सपोर्ट कर रहा है अंपायर को, दैट इज इट। इसका टोटल पर्पस ये है कि अंपायर्स की जो भी कॉल हो, जो भी वो डिसीजन दे, उसको सपोर्ट कर दे, उसको सही साबित करे। और हाँ बिल्कुल, और टेक्नोलॉजी का जो दूसरा एस्पेक्ट है ना, देखिए टेक्नोलॉजी का जो एरर है वो ह्यूमन बेस्ड भी हो सकता है, वो बायस भी हो सकता है।
मैं और आप बैठे होते हैं और हमें से Exactly. अगर किसी ने एडिटिंग की सपोज की हो, तो हमें पता है कि एक कर्सर हल्का सा राइट पे करने से 1 इंच का फर्क डल जाएगा और हल्का सा लेफ्ट पे करने से आधा इंच 1 इंच का फर्क डल Exactly. जाएगा। हैविंग सेड दोस थिंग्स, हम में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि ये ह्यूमन इसमें इंटरफेरेंस नहीं है, ये जो सब कुछ हो रहा है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक चीज। दूसरा, टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके पास ऑन ग्राउंड वेरिएबल्स मौजूद नहीं है। पिच का बाउंस एट दैट प्रिसाइज मोमेंट और प्रिसाइज बॉल पे कितना था, ये उसके पास मौजूद नहीं है। उसके पास रेफ डाटा होता है जिसको स्टैटिस्टिकली वो प्रूव करके अपना एक इमेज क्रिएट कर रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होता है पैड पे, क्या एग्जैक्ट वो हमें देख पाते हैं, बिकॉज वो इतना तेज हो रहा होता है कि अगर एक आध इंच आगे भी, जो सपोज फॉर दैट इंस्टेंस हारिस रऊफ वाला आउट था, नेकेड आई में मेरा ख्याल है एक तो एक्साइटमेंट जरूर थी मैच की कि हम एकदम से चीखे थे लो जी आउट हो गया, बट नेकेड आई से हमें दिखता भी आउट था। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जब हमने इमेज देखे, रिप्लेस देखे, तो मैंने भी एक लम्हे को सोचा कि यार बॉल तो और अंदर नहीं लगी थी। बट वो दोज इमेजेस मोस्ट प्रोबेबली मैं बायस था बिकॉज आई वांट पाकिस्तान टू विन, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता था कि यार इमेज में या रियल टाइम जो इम्पैक्ट था उस मुझे बॉल काफी अंदर लग रहा था। बाद में जब मैंने इमेज देखा था वो काफी थोड़ा सा स्लाइडिंग डाउन द लेग साइड नजर आया। सो ये चीजें हैं, ये वेरिएशंस रहेंगी। अगर कंप्यूटर्स इतने ही अच्छे होते तो आज इंसान छुट्टी कर चुके होते, हर तरफ कंप्यूटर्स का राज होता। ये मैन मेड मशीन है और मैन मेड मशीन में एरर की गुंजाइश है। वाह, बिल्कुल ठीक हो गया। एक ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर वाला आउट भी याद आता है मुझे, वो सही अजमल वाला, वो गेंद ऐसे बाहर निकाल दी भाई जैसे वो घर जा रही। मैं भी यही सोच रहा था। वापस आते हैं जी ब्रेक से, बात करते हैं जरा मैच पर भी। वेलकम बैक जी। टकराव जीत के हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बॉलिंग बड़ी शानदार चल रही है मुबीन, और मुझे यूँ लग रहा है कि अच्छा टफ टाइम देगी श्रीलंका अगर यही बॉलिंग की कैपेसिटी आगे भी कंटिन्यू रखते हैं। देखें अभी तो अर्ली ऑन जितने इन्होंने देखें अभी स्विंग होगा बॉल, अभी नया बॉल है और लेकिन चलिए अच्छा लग रहा है इस पिच पे। जी हाँ, अच्छी बॉलिंग कर रहे हो आप। देखें इन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड कितनी अच्छी बॉलिंग की है। आप ये देखें ना कि इंग्लैंड की टीम को इन्होंने जितना जल्दी आउट किया था, तो मेरे ख्याल से आज भी श्रीलंकन बॉलर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, जो वो इंग्लैंड वाला जो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो नज़र आ रही है कि आज भी शायद वही परफॉर्मेंस वो रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस तरह का बोल्ड डाला है रोहित शर्मा को एग्जैक्टली ये वही बॉल था जो आमर ने जिस तरह विराट को डिसीव किया था, जिस तरह काशिफ मजीद बता रहे थे। तो मेरा अर्ली ऑन ये होता है कि बैटर्स जो जितने भी आते हैं खेलने के लिए एकदम से वो सेट नहीं हुए होते, उसमें अगर आपको अच्छा बॉल गिर जाए, आपको अच्छी लेंथ से गिर जाए तो बड़ा मुश्किल होता है पिक करना। तो वही हुआ है रोहित शर्मा के साथ, सरप्राइज़ किया उनको अर्ली नेक्स्ट डिलीवरी पे, जिससे उन्होंने बाउंड्री लिया एक स्विंग के बाद, तो वहाँ से उन्होंने आउट स्विंग कर दिया। तो मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि जो श्रीलंकन जो बॉलर्स हैं वो बड़े जो है वो टेक्निकली बड़ा इंप्रूव कर चुके हैं। आप लास्ट मैच में देखें, बहुत अच्छी बात जी हाँ, जी हाँ। इनके पास बड़े अरसे बाद कोई पेसर, क्योंकि पेस तो इनकी थी नहीं ना, ये तो अपने स्पिनर हसरंगा हो गया, ठीक शाना हो गया, जिसका निशाना आजकल ठीक नहीं लग रहा, ठीक शाना हो गया, इन लोगों पर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपका पेसर है मधुशंका, बहुत तेज पेस नहीं है उसके पर, बड़े क्रैक एक्यूरेट है। देखिए बेसिकली इसके जो एरिया है वो बहुत अच्छा है, ठीक हो गया। तो उसमें बेसिकली ये है कि अब देखिए मैं बार बार बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड की जो टीम है, इंग्लैंड की टीम देखिए जिन कंडीशंस में खेलती है वो तो पूरा दिन सीम और स्विंग खेलते रहते हैं, उनके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं। अगर उनके अगेंस्ट श्रीलंकन टीम ने इन पिचेस पे, इन कंडीशंस पे अच्छी बॉलिंग करके उनको इतना जल्दी आउट किया है, तो इट मींस कि वो वाकई अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हमें मानना होगा। तो मेरे ख्याल से आज दूसरी चीज़ ये भी है कि जिस तरह आपने प्रोग्राम ब्रेक से पहले बात की थी सूर्या कुमार यादव की, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर है कि वो बेशक वो आपको 2-3 मैचेस में परफॉर्म करके नहीं देगा, लेकिन किसी जगह पे आपको ऐसा परफॉर्म कर देगा, क्योंकि वो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। दूसरी टीम को डैमेज टोटली डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। जिस तरह पांड्या शुरू में आए थे, आप देखें कि पाकिस्तान का मैच हो रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो रहा था, कॉन्फिडेंस ही देखिए उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हाँ लग रहा था कि वो अकेले ही मैच जिता जाएगा। उसको डरा ही नहीं, पूरी टीम हमने लुढ़का दी, और वो लगा रहा अकेले। कितना 80 रन किए, शायद 70 या 80 और अनफॉर्चुनेटली जिस तरह वो आई थिंक रन आउट हो गया था उस मैच में, तो अगर वो रन आउट ना होता तो सिंगल हैंडली वो मैच लेके जा रहा था। तो मेरे ख्याल से सेम बॉडी लैंग्वेज के साथ अगर पांड्या के बाद हमने देखा है तो वो हमें सूर्या कुमार यादव नजर कॉन्फिडेंस बड़ा है। उसके बाद आप ये देखें कि जो इंडियन टीम है आप उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें उनकी जो बैटिंग है उसमें काफ़ी डेप्थ है, ठीक हो गया। उनकी जो टॉप ऑर्डर है वो भी बड़ा अच्छा है। फिर जो उनके स्पिनर्स हैं, मैंने देखा कल भी ये बात की, उनके स्पेशल स्पिनर्स हैं,
उनके ये चक्कर नहीं है कि हमारे जो जिस तरह स्पिनर्स स्पेशलिस्ट है, वो मैं हैं, मानता स्पेशलिस्ट हैं। हाँ। कुलदीप यादव है तो सिर्फ बॉलिंग ही करते हैं, अब उनका अपना एक रोल डिफाइन हुआ है। जडेजा का भी पहला रोल बॉलिंग है। पहला रोल बॉलिंग है। फिर उसके बाद आप देखें 4 फास्ट बॉलर हैं, शामी हैं, सिराज हैं, फिर आप देखें कि बुमराह हैं, फिर उनको सपोर्ट करने के लिए पांड्या आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट टीम है। हाँ, और बहुत फिर अच्छी कंडीशंस भी पैकेज उनकी है, अपनी है, वो full नंबर 1 पे है इस टाइम पे। तो इंडियन टीम नो डाउट एक तगड़ी टीम है एट द मोमेंट, और जिस तरह वो क्वालिफाई कर चुकी है। अब उसके जो सुपर 4 में जो मैचेस आने हैं, अब देखें मैं फिर बात वही करूंगा कि थ्रू जी जी काशी भाई आ रहा हूँ आपकी तरफ, Throughout अंदाजा अभी हो तक- गया आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। थ्रू आउट अभी तक उन्होंने हार का जो है ना वो मजा नहीं चखा, अभी तक सिर्फ जीतते ही आ रहे हैं। तो एकदम से कहीं ये ना हो कि जहाँ पे प्रेशर आए, मैं तो यही देखिए कहता हूँ, सुपर 4 में ही आ रहे काशिफ जाके। मजीद की जो बात है जो वो कर रहे हैं, जब प्रेशर आएगा, अभी तक वो प्रेशर वाले सिनेरियो में आई नहीं है। तो प्रेशर वाला सिनेरियो अगर आपने पाकिस्तान की तरह इतना फेस यहाँ कर लिया है, तो फिर आगे जाके आपको इतना चीजें फेस नहीं करनी पड़ती। सब कुछ तो शुरू में अभी ही कर तक लिया आप सिर्फ पाकिस्तान टॉप ने। ही जा रहे हैं, तो अभी ये तक सही आपने है। प्रेशर नहीं फील किया। यार काशी भाई वैसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो कुछ हमने फील कर लिया है, एक तो जो अजीबो गरीब काम चल रहे हैं बोर्ड में, जो अजीबो गरीब चीजें, गैर नॉन क्रिकेटिंग चीजें जो चल रही हैं, वो देख देख के तो हमारी टीम ने वैसे प्रेशर बहुत फेस कर लिया है। फिर हमारे चीफ सेलेक्टर के मद में हमारी परफॉर्मेंस, तो अब हमारा प्रेशर तो गया है खत्म, कितना और लेंगे, इतना ही होता है, आखिरी हद थी। तो अब इंडिया के पास ये चांस नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अभी तक, सही बात है, किसी भी बॉलिंग लाइन ने या किसी भी बैटिंग लाइन ने सही से इंडिया को डराया भी नहीं है। देखें, ये तो क्रिकेट है, इसमें किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जिस तरह पहले मैंने आपसे बात की न्यूजीलैंड की, कि जिस हिसाब से उसने स्टार्ट लिया था, लगता नहीं था कि कोई टीम उसको चैलेंज करेगी। और अगर टूर्नामेंट से पहले इंग्लैंड की टीम देखें तो लगता था कि इंग्लैंड की टीम जो है वो ऑल क्लियर है टू विन द वर्ल्ड कप। इसलिए किसी टीम को किसी वक्त भी चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक तो होम ग्राउंड है, उसके पास होम क्राउड है, और उसके बाद उनकी प्रेपरेशन बहुत अच्छी है। इंडिया के पास बी प्लान, सी प्लान सारे मौजूद हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें उन्होंने अपने मेन किसी बंदे को नहीं खिलाया। रोहित शर्मा, विराट कोहली, इन्होंने मैचेस नहीं खेले थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड में बहुत बुरे तरीके से हराया। अभी तो ईशान किशन की बारी नहीं आ रही, उसको जगह ही नहीं मिल रही टीम में आने की। तो इसलिए इंडिया के पास बैटिंग अच्छा, पूरी सूर्य है, कुमार उसमें यादव कोई पे दुराई जाऊंगा, नहीं। आप दोनों हजरात से, काशी मजीद साहब से भी, आपसे भी। तो पहले जरा काशी मजीद का इस पे व्यू लेता हूँ, फिर आपके। काशी मजीद, सूर्य कुमार यादव कैसा प्लेयर देख रहे हैं उसको वनडे प्लेयर के तौर पे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए वनडे में एडजस्ट करना, क्योंकि उसके साथ ना एक टैबू लग गया है कि वो उसने आड़े तिरछे शॉट्स खेलने हैं। हालांकि उसके कोई 80 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स में उसके बहुत ज्यादा रन दिए, बट हुआ ये कि जब वो आईपीएल में उतरा और आड़े तिरछे शॉट लगने शुरू हुए तो ये उसकी क्रिकेट बन गई। अब ये उसकी पहचान है, अपनी पहचान से हटना एट मुश्किल हो जाता है। वनडे क्रिकेट बड़ी मुख्तलिफ गेम है। ये इसमें आप गिरते हैं, इसमें आप संभलते हैं, फिर गिरते हैं, फिर संभलते हैं, तो इसके टफ एंड थ्रोज बहुत ज्यादा है। और सूर्य कुमार यादव वन डायमेंशनल प्लेयर अपने आप को साबित कर रहे हैं, और वो इसी तरह कह रहे हैं। इवन जो पिछला 50 है वो भी वन डायमेंशनल था, क्योंकि दूसरे से रन नहीं हो रहे थे, तो उनको खुली छुट्टी मिल गई कि वो अपनी मतलब की क्रिकेट के लिए उन्होंने खेल ली, रन हो गए। जिस दिन उनकी मतलब की क्रिकेट ना हुई, जो कि हमारे लिए निस्बतन आसान है, दैट इज डाउन द ग्राउंड खेलना, सिंगल्स करना, वो परेशान हो जाते हैं। और हमने फिर उनकी स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन भी देखी, अंदर का बॉल है कट मार दिया, अंदर का बॉल है स्विप मार कर आउट हो गए। सो उनके लिए मुश्किल है, ये आसान नहीं होगा उनके लिए, बिकॉज वनडे क्रिकेट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ क्वालिटी T20 बैट्समैन फॉर द लास्ट 10 ओवर्स एंड अ क्वालिटी फर्स्ट क्लास या 4-डे बैट्समैन फॉर द रिमेनिंग 40 ओवर्स। तो इन चीजों को इकट्ठा करना आसान नहीं है, बड़ा टेक्निकल। अच्छा काशिफ, ये बताएं क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या स्कोर करेगी इंडिया आज? ये इंपॉर्टेंट से ज्यादा है कि जो रन्स नहीं कर रहे वो आज क्या करेंगे, उनकी क्या बारी आएगी। बट यही तुम्हारा पार्टनरशिप लग जाए तो आज के मैच में बाकी प्लेयर्स ने क्या पाया? सही बात है, अगर वही कोहली खेले, वही सब खेले, तो श्रेया सैयर और बाकी। वेल सेड। चले, थोड़ा टाइम कम रहा, वरना हम और डिस्कशन कर लेते। मुबीन शाहिद, थैंक यू सो मच। काशिफ शबीर साहब, थैंक यू सो मच। काशिफ मजीद साहब, बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। खुश हुआ काशिफ मजीद। चले जी, शाम में 5 बजे होती है, फिर आपसे मुलाकात, देखेंगे कि पहली इनिंग के रिजल्ट्स क्या आते हैं।